हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। देखिए, भारत में राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हो चुकी है, यानी आज 15 जून को राष्ट्रपति चुनाव का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी कर दिया गया है और इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से वोटिंग कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि ये आम जो वोट होते हैं, हमारे जो इलेक्शन होते हैं, उनसे पूरी तरीके से अलग होता है। इस बार 16वें राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन किए जा रहे हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्शन कमीशन द्वारा कराया जाता है, सबसे पहला पॉइंट है। उसके बाद भारत में जो राष्ट्रपति को सदैव यानी कि हमेशा हम एक सिग्नेचर अथॉरिटी के रूप में देखते हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति का काम होता है सिर्फ वो प्राइज देने के लिए होता है या फिर वो सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए, कानून जो संसद बना देते हैं उस पर साइन करने के लिए होता है, लेकिन पावर राष्ट्रपति भी रखता है। अगर इंडिया में हम बात करें तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया का जो संविधान है वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के संविधान से, पार्लियामेंट्री जो संविधान लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटेन में भी सर्वोच्च पद महारानी के बाद प्रधानमंत्री का होता है, इसलिए भारत में प्रधानमंत्री के पास पूरी पावर होती है। अगर हम और कंट्री में देखें, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, इन सब में राष्ट्रपति को पावर होती है। उसके बाद राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है, किस तरीके से वोटिंग होती है, किस तरीके से उसे कैलकुलेट किया जाता है, इस पूरे जितने भी सवाल हैं उनको हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, हालांकि आपको हो सके छोटा दिख रहा हो, लेकिन मैं वो पूरा आपको बताता जाऊंगा, इसलिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको इसे देखने की जरूरत नहीं है, जो मैं बताता जा रहा हूं आप उसे सुनते जाइए। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी डेट अनाउंस की गई हैं। तो अधिसूचना 15 जून को जारी की गई है। उसके बाद राष्ट्रपति के लिए कोई भी व्यक्ति नॉमिनेशन जो है वो 29 जून तक कर सकता है। नॉमिनेशन जितने भी उम्मीदवार करेंगे उसकी जांच 30 जून तक करी जाएगी, यानी इलेक्शन कमीशन जितने भी नॉमिनीज हैं अपना फॉर्म भरेंगे उसको 30 जून तक चेक करेगा। 2 जुलाई तक इलेक्शन कमीशन ने यह सुविधा दी है कि आप अपना नाम वापस ले सकते हैं। उसके बाद 18 जुलाई को इसकी वोटिंग की जाएगी और 21 जुलाई को रिजल्ट आएगा। 21 जुलाई को रिजल्ट आएगा और 24 जुलाई को जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो 25 जुलाई को हमें नए राष्ट्रपति जो मिलेंगे वो शपथ ले लेंगे, यानी कि हमें 21 को ही पता चल जाएगा कि भारत का अगला राष्ट्रपति कौन होगा और वो अपना कार्यभार संभालेंगे 25 जुलाई को। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो आपको पता चल गई। उसके बाद हम आते हैं कि जो आवश्यक योग्यता वो क्या होती है एक राष्ट्रपति बनने के लिए, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होती है। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 58 में व्याख्या की गई है, जिसमें कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद किसी भी लाभकारी पद पर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी वो लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही वो जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता होती है उसको भी फुलफिल करता हो, यानी कि जितनी भी लोकसभा के कैंडिडेट की योग्यताएं होती हैं वो आप चेक कर लीजिएगा, वो होनी चाहिए। तो ये हमें योग्यता के बारे में भी पता चल गया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा आपने पढ़ा होगा, जब स्कूलिंग आप करते होंगे, तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हम राष्ट्रपति को बोलते हैं, और उसी तरीके से जो राष्ट्रपति की वाइफ होती हैं वो प्रथम महिला होती हैं। अब यहां पर मेरे द्वारा नोट किया गया है, हालांकि आप सुनिए, कि प्रथम व्यक्ति यानी प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होता है, तीसरा प्रधानमंत्री होता है, तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री होता है, चौथा नागरिक गवर्नर होता है, पांचवा नागरिक जो होता है भारत का वो पूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री दोनों, पूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री दोनों पांचवें नागरिक होते हैं। छठा नागरिक भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। 7वें नंबर पर कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, योजना आयोग के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री, फिर पक्ष और विपक्ष में जो संसद में नेता होते हैं वो होते हैं। ये पूरे 7वें नंबर पर आते हैं। उसके बाद इसी तरीके से कैटेगरी चलती जाती है। हम और आप, आम जनता, भारत के कौन से क्रम की नागरिक होते हैं? वो 27वें क्रम के नागरिक होते हैं। तो ये भी जानना जरूरी था, ये भी हमने देख लिया। अब
जो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का, वो किस तरीके से होता है? देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इंडिया में, जनता यानी कि हम और आप उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, हिस्सा नहीं ले सकते हैं। हम जिन जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, चाहे वो सांसद हो या फिर विधायक हो, वो हमारी तरफ से राष्ट्रपति चुनते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया कि जो आम जनता होती है वो डायरेक्ट इसमें हिस्सा नहीं लेती है, सांसद और विधायक इसमें हिस्सा लेते हैं। अब संसद में राष्ट्रपति द्वारा जो भी सांसद मनोनीत किए जाते हैं या फिर राज्य सभा में, वो इस इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं क्योंकि वो जनता द्वारा नहीं चुने गए हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कैलकुलेटिव है। कैलकुलेशन जो है वो हम इधर समझेंगे, लेकिन इतना कैलकुलेटिव है कि उसको समझने के लिए भी थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा। नामांकन, जब भी राष्ट्रपति चुना जाता है तो उसको नामांकन के साथ 15,000 रुपए की डिपॉजिटरी, एक तरीके से आप कह सकते हैं, जमा करनी होती है। बॉन्ड कुछ भी कह लीजिए, 50,000 रुपए उसे इलेक्शन कमीशन के पास जमा करने होते हैं। 50 प्रस्तावकों की जरूरत होती है और 50 इसमें समर्थकों की जरूरत होती है, यानी कि जो 50 प्रस्तावक होंगे और 50 समर्थक, ये भी, इनके भी हस्ताक्षर चाहिए होंगे राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंडिडेट को। इसकी शुरुआत कब हुई? 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की 1974 में, 1974 में जो हमारे जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, उनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी। तब से यह सिस्टम लागू किया गया था और कोई भी 50 समर्थक या 50 जो प्रस्तावक होंगे वो किसी भी एक कैंडिडेट के लिए हस्ताक्षर कर पाएंगे, किसी दूसरे के लिए नहीं कर पाएंगे। यह भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विधायक अपने राज्य, जितने भी विधायक हैं वो अपने राज्य में विधानसभा में ही वोटिंग कर पाएंगे, या फिर केंद्र शासित प्रदेश के हैं तो वो केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग कर पाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा में, बिहार वाले बिहार में, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सभी अपने अपने स्टेट में ही वोटिंग कर पाएंगे। उसके बाद जो सांसद हैं और राज्यसभा हैं, सांसद लोकसभा में और राज्यसभा के जो प्रतिनिधि हैं वो राज्यसभा में वोटिंग कर पाएंगे। सांसदों को, जितने भी सांसद हैं, देखिए पहले तो ये भी जान लीजिए कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो बैलेट पेपर के माध्यम से होता है, यानी कि पेपर और पेन के माध्यम से होता है। इसमें जो ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है। तो जितने भी सांसद होते हैं उन्हें हम हरे रंग का पेपर देते हैं और जितने विधायक होते हैं उन्हें गुलाबी रंग का पेपर दिया जाता है और उसमें उन्हें अपना कैंडिडेट चुनना होता है। कैंडिडेट कैसे चुनते हैं आगे हम देखेंगे। इसमें भी आप अपने पेन से उसमें टिक नहीं कर सकते हैं। इस बार इलेक्शन कमीशन ने क्लियरली बोला है कि जो पेन इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा उससे ही आप अपनी वोटिंग करेंगे। अगर आप कोई दूसरा पेन यूज करते हैं तो वो वोट निराधार माना जाएगा, उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें है कि जो भी कैंडिडेट यानी कि सांसद या राज्यसभा सदस्य जो हैं वो अपनी पसंद को क्रम के द्वारा चुनाव करते हैं। जैसे मान लीजिए रामनाथ कोविंद हैं, मीरा कुमार हैं या फिर कोई तीसरा कैंडिडेट है, तो इस तरीके से कोई व्यक्ति, जैसे मैं हूं, मुझे चुनना है तो मैं सबसे पहले नंबर पर रामनाथ कोविंद, दूसरे पे मीरा कुमार, तीसरे पे किसी और का नाम, यानी कि जो चुनेंगे वो क्रम को लिखना होता है। ऐसा नहीं कि सबके नाम लिखे हुए हैं और आप टिक कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपको अपना क्रम बताना होगा। हालांकि इस बार इलेक्शन कमीशन ने ये छूट दी है कि आप अपने क्रम को सिर्फ एक तक ही सीमित कर सकते हैं, यानी कि आप सिर्फ एक नाम ही लिख सकते हैं, वन, और उस व्यक्ति का नाम। आपको पूरा क्रम लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्रम लिखने के भी क्या फायदे होते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। जो ये मैंने आपको बताई क्रम वाली, उसे हम बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं कि जो जितने भी मत पत्र कलेक्ट किए जाएंगे जैसे कि विधानसभाओं से, उसको कैंडिडेट के बॉक्स में डाला जाएगा। जैसे मान लीजिए रामनाथ कोविंद हैं, मीरा कुमार हैं या कोई और है, तो जो मीरा कुमार को जिन्होंने क्रम 1 पे चुना होगा वो जितने भी बैलेट हैं वो मीरा कुमार वाले में डाल दिए जाएंगे। जिन्होंने रामनाथ कोविंद को पहले क्रम पे रखा होगा राज्यवार, वो उनको उसमें डाल दिया जाएगा। इस तरीके से वोटिंग होती है। अब अनुपातिकता प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, ये किस तरीके से होती है वोटिंग, यानी कि रेशियो किस तरीके से डिसाइड करते हैं, वेटेज किस तरीके से डिसाइड किया जाता है, वो हम इस पोर्शन में जो आपको बोर्ड के इधर दिखाई दे रहा है उस पर डिस्कस करेंगे। अब
हर राज्य का वेटेज अलग अलग होता है। इसमें वोटिंग की गिनती नहीं होती कि आपने 700 वोट पाए, आपने 800 वोट पाए, इस तरीके से नहीं होता है। इसमें एक वेटेज सिस्टम चलता है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन वर्तमान में राज्य में विधायकों के वोट की जो वैल्यू है वो 5,43,231 है। वहीं पर वर्तमान में जो लोकसभा के सांसदों का जो वैल्यू है वोट की वो 5,43,200 है। यानी कि विधायकों और सांसदों के वैल्यू में 31 का अंतर है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद अब हम आते हैं कि कैसे तय होता है वेटेज। जो मैं बार बार वेटेज की बात कर रहा था, वो वेटेज कैसे तय होता है। अगर हम बात करें एमएलए की, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधायकों का वेटेज हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो देखिए विधायकों के मामले में राज्य की आबादी बहुत मैटर करती है। राज्य की आबादी, साथ में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, यह सबसे ज्यादा मैटर करता है। वेटेज निकालने के लिए प्रदेश की जितनी भी जनसंख्या है, जनसंख्या को इलेक्टेड एमएलए की संख्या से डिवाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें हैं उससे हम, जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अनुसार 18 करोड़ कुछ है, तो इससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। जो रिजल्ट आएगा उसमें हम फिर से 1000 से उसको डिवाइड करेंगे, तब जो वेटेज आता है वो एक विधायक का वेटेज माना जाएगा। उत्तर प्रदेश के एक विधायक का वेटेज माना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लास्ट में 1000 से वोट देने के बाद शेषफल जो 500 से अधिक अगर आता है, शेषफल 500 से अधिक आता है, तो उसको +1 कर दिया जाएगा वेटेज में, विधायक के वेटेज में +1 कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोटिंग किस तरीके से होती है। सांसदों के जो वोटिंग का वेटेज है वो विधायकों से पूरी तरीके से अलग होता है। किस तरीके से अलग होता है, देखिए सांसदों के मतों का जो वेटेज होता है उसका गणित समझने के लिए सबसे पहले सभी राज्यों के विधायकों यानी विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स के वोटों को जोड़ा जाता है। जितने भी वोट हम मेंबर्स को जोड़ेंगे, विधानसभाओं के मेंबर्स को, इस सामूहिक वेटेज को राज्यसभा और लोकसभा के कुल मेंबर्स से डिवाइड किया जाता है। कुल मेंबर से डिवाइड किया जाता है और जो नंबर मिलता है वही सांसद का वेटेज होता है। अगर सांसद का वेटेज 0.5 प्लस आ रहा है, 0.5 से ज्यादा आ रहा है, तो फिर सांसदों में +1 वेटेज दे दिया जाएगा। यह भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब यहां पर आपको पता चल गया। अब वोटों की गिनती कैसे होती है। देखिए राष्ट्रपति चुनाव में वोट किसको ज्यादा मिले, यानी क्रम 1 पर उनको कितनों ने रखा, इससे रिजल्ट तय नहीं होता है। इसमें वेटेज के आधार पर रिजल्ट तय किया जाता है, यानी कि किसको ज्यादा वोट मिले हैं ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है। कुल वेटेज से आधे से अधिक वालों को, यानी कि मान लीजिए जैसे वेटेज डिसाइड है, वेटेज भी यहां कहीं लिखा गया है, मैं बताऊंगा आपको। जैसे हाँ ये है, कुल वेटेज अगर 10,98,882 है, तो जाहिर सी बात है आधे से ज्यादा वाले का वेटेज ही राष्ट्रपति पद डिसाइड करेगा। यानी कि 5,49,442 वोट जिसको वेटेज के हिसाब से मिले होंगे वही राष्ट्रपति बनेगा। कितने वोट मिले ये नहीं, जो वेटेज होगा वो आधे से ज्यादा होना चाहिए, उसको ही राष्ट्रपति पद मिलेगा। प्रायोरिटी का क्या महत्व है, यानी कि नंबर 1 पर जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने नंबर 1 पर रखा वो जीतेगा, इस बात की गारंटी नहीं है। नंबर 2 वाला भी जीत सकता है। किस तरीके से, क्योंकि नंबर 1 पर मान लीजिए रामनाथ कोविंद को रखा गया, लेकिन उनका वेटेज कम आ रहा है। जब सांसदों और विधायकों से उसको कैलकुलेट किया गया और उनका वेटेज कम आ रहा है, तो दूसरे नंबर वाला या तीसरे नंबर वाला भी जीत सकता है। अब रेस से कैसे बाहर होते हैं कैंडिडेट, ये समझिए। पहले तो सबसे कम वोट वाले को बाहर कर दिया जाता है। जाहिर सी बात है, जो सबसे कम क्रम पे होगा, यानी कि मान लीजिए 9 कैंडिडेट हैं और 9वें नंबर पर जो होगा उसे तो ऐसे ही बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद उसको जो वोट मिले हैं, जो बाहर किया गया 9वें नंबर वाला, उसको जो वोट मिले हैं उसमें यह देखा जाता है कि उनकी दूसरी पसंद के वोट किस उम्मीदवार को मिले हैं। यानी 9th नंबर वाले व्यक्ति को बाहर कर दिया गया। फिर यह देखा जाता है कि उसने दूसरे क्रम पर किसको पसंद किया था। दूसरे क्रम पर किसको पसंद किया था, दूसरी पसंद के ये वोट बचे हुए उम्मीदवारों के अकाउंट में ट्रांसफर
कर दिए जाते हैं। सेकेंड प्रायोरिटी के वोट ट्रांसफर होने के बाद सबसे कम वोट वाले कैंडिडेट को बाहर किया जाता है, यानी कि नीचे से सफाया करते हुए चलते हैं, यानी कि नीचे से हटाते हुए चलते हैं। आगे ऐसा अगर कभी होता है कि दो कैंडिडेट इक्वल वोट में सबसे नीचे हैं, तो सबसे ऊपर वाले यानी कि तो सबसे कम वोट वाले को बाहर किया जाता है, जिसके फर्स्ट प्रायोरिटी वाले से कम वोट होते हैं उससे उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी कि बाहर कर दिया जाता है। यह है पूरा प्रोसीजर राष्ट्रपति चुनाव का। अब यहां पर समझते हैं इस बार कुल कितने मतदाता हैं, सांसद विधायक सब कुछ मिलाकर 4809 मतदाता हैं, 4809, जिसमें 776 सांसद हैं और 4033 विधायक हैं। एक सांसद के वोट की वैल्यू 700 है, 700। एक सांसद के वोट की वैल्यू 700 है। अब यह भी जानिए कि राष्ट्रपति को, हालांकि इस वीडियो का पार्ट नहीं है लेकिन आपको बता दें कि राष्ट्रपति को किस तरीके से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य 14 दिन पहले नोटिस देंगे और उस नोटिस में कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अनुच्छेद 60 के तहत यानी आर्टिकल 60 के तहत मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति का संवैधानिक पद है उसको हमारे संविधान में आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक समझाया गया, बताया गया है, उसकी व्याख्या की गई है। 62 से 68 तक उसके अधिकारों की, उनका कार्यक्षेत्र, इन सब के बारे में व्याख्या की गई है। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए जो आर्टिकल है उनको नहीं बताया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरीके के अब रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।